नमस्ते। नेपाल की घटना ने एक बार फिर बांग्लादेश में हुए तख्तापलट की याद ताजा कर दी है। पाकिस्तान श्रीलंका के बाद यह चौथा देश है जहां इस तरह प्रधानमंत्री को सत्ता गंवानी पड़ी और अब नेपाल के केपी शर्मा ओली भी देश छोड़कर भाग रहे हैं। ऐसे में कई सारे सवाल हैं और पहला सवाल यही है कि अब नेपाल का भविष्य किस मोड़ पर खड़ा है। क्या वाकई चीन का पकड़ ढीला पड़ रहा है या यह सिर्फ एक राजनीतिक भ्रम है? क्या भारत, जिसे नेपाल का सबसे बड़ा साझेदार माना जाता है, अब एक बार फिर अपनी खोई हुई पकड़ मजबूत करने जा रहा है? आखिर नेपाल जैसे छोटे से देश की राजनीति में इतनी बड़ी हलचल क्यों है कि पूरा दक्षिण एशिया अपनी नजरें लगाए बैठा है? ओली की डोली क्यों उठी? कौन सा दबाव था जिसने कभी चीन के सबसे भरोसेमंद मोहरा कहे जाने वाले प्रधानमंत्री को सत्ता से दूर किया? क्या नेपाल के लोग अब भारत की ओर झुकाव दिखा रहे हैं या यह सब सिर्फ सत्ता संघर्ष की पुरानी चाल है? और सबसे बड़ा सवाल, इस खेल का असली खिलाड़ी कौन है, जो सामने नहीं है लेकिन हर मोहरे को अपनी मर्जी से चला रहा है? नेपाल की राजनीति हमेशा से उतनी सीधी नहीं रही जितनी वह बाहर से दिखती है। हिमालय की गोद में बसा यह छोटा सा देश दुनिया की दो महाशक्तियों भारत और चीन के बीच भू रणनीतिक खींचतान का हिस्सा रहा है और इस खींचतान में ओली जैसे नेता हमेशा प्यादे बनते रहे हैं। ओली का कार्यकाल इस बात का सबूत है कि नेपाल की राजनीति में विदेशी ताकतें कितनी गहरी पैठ रखती है। जब चीन ने नेपाल में अरबों डॉलर का निवेश करना शुरू किया तब ओली ही उसका चेहरा बने। उन्होंने भारत से टकराव की नीति अपनाई। नक्शा विवाद से लेकर सीमा विवाद तक हर जगह भारत को नीचा दिखाने का प्रयास किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या नेपाल की जनता चीन के झूठे वादों और खोखली मदद से अब थक चुकी है? आंकड़े यही बताते हैं। चीन ने नेपाल में BRI के तहत 8 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स की घोषणा की थी, लेकिन इनमें से केवल 1 या 2 ही आंशिक रूप से पूरे हुए। बाकी प्रोजेक्ट कागजों में या अधर में लटके हुए हैं। उदाहरण के लिए पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चीन ने नेपाल की गर्व परियोजना बताया था, लेकिन आज नेपाल खुद इस प्रोजेक्ट को घाटे का सौदा मान रहा है। एयरपोर्ट चालू है लेकिन यात्री संख्या इतनी कम है कि नेपाल सरकार उसकी कर्ज की किस्त तक नहीं भर पा रही है। नेपाल ने इस प्रोजेक्ट पर लगभग 22 अरब नेपाली रुपए का कर्ज लिया था, जो अब उसकी आर्थिक नाक में दम किए हुए है। यानी नेपाल का विदेशी कर्ज 2015 में GDP का लगभग 22% था, लेकिन 2023 तक यह बढ़कर 43% हो चुका है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा चीन से लिए गए लोन का है। जब जब नेपाल ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की, चीन ने लोन और प्रोजेक्ट का जाल बिछाकर उसे कर्ज के दलदल में धकेल दिया। अब दूसरी तरफ भारत की बात करें। नेपाल के कुल विदेशी व्यापार का 65% हिस्सा भारत के साथ होता है। नेपाल की तेल, गैस, दवाइयाँ, अनाज और लगभग सभी जरूरी चीजें भारत से आती हैं। नेपाल की बिजली परियोजनाओं में भी भारत ने अरबों डॉलर का निवेश किया है। सिर्फ 2023 में भारत नेपाल बिजली व्यापार लगभग 12 अरब रुपए तक पहुंच गया। यानी नेपाल की अर्थव्यवस्था जितनी चीन के निवेश पर निर्भर नहीं है, उतनी भारत की रोजमर्रा की सप्लाई और व्यापार पर निर्भर है। तो सवाल उठता है कि जब भारत नेपाल की लाइफ लाइन है, तब ओली जैसे नेता क्यों बार बार भारत विरोधी रुख अपनाते रहे हैं? इसका जवाब है चीन का लालच और सत्ता की राजनीति। ओली ने चीन से नजदीकी बढ़ाकर न सिर्फ अपने विरोधियों को डराने की कोशिश की, बल्कि खुद को चीन का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट बनाने की कोशिश की। लेकिन उनकी यह चाल धीरे धीरे उल्टी पड़ने लगी। जनता ने जब महसूस किया कि चीन के प्रोजेक्ट नेपाल को समृद्धि नहीं बल्कि कर्ज की जंजीरों में जकड़ रहे हैं, तब ओली का चीन कार्ड कमजोर होने लगा। लेकिन असली खेल यही खत्म नहीं होता। नेपाल की राजनीति में स्थिरता नहीं है। पिछले 15 साल में नेपाल ने 13 बार प्रधानमंत्री बदले हैं। हर सरकार मुश्किल से 1.5-2 साल ही चल पाती है और हर बार किसी न किसी विदेशी ताकत का असर साफ दिखता है। ओली की विदाई भी इसी विदेशी दबाव का नतीजा है। भारत और अमेरिका की संयुक्त रणनीति ने चीन के प्रभाव को धीरे धीरे कमजोर करना शुरू किया। अमेरिका ने नेपाल में MCC के तहत $500 मिलियन का पैकेज दिया, जो नेपाल ने 2022 में मंजूर कर लिया। चीन ने इसका कड़ा विरोध किया क्योंकि उसे डर था कि अमेरिका और भारत मिलकर नेपाल को उसकी पकड़ से बाहर खींच लेंगे।
तो अब बड़ा सवाल, नेपाल का भविष्य किस दिशा में जाएगा? क्या चीन वापसी करेगा या भारत अपनी पकड़ और मजबूत बनाएगा? नेपाल की जनता का मूड साफ दिखने लगा है। 2023-24 के सर्वे बताते हैं कि नेपाल के 58% युवा भारत के साथ रिश्तों को सबसे अहम मानते हैं, जबकि सिर्फ 23% ही चीन के पक्ष में है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि जनता धीरे धीरे भारत की ओर झुक रही है। नेपाल की सबसे बड़ी ताकत उसका भूगोल है। हिमालय से लेकर गंगा के मैदान तक यह क्षेत्र न सिर्फ सुरक्षा बल्कि व्यापार और संस्कृति का भी केंद्र है। चीन की कोशिश है कि नेपाल को अपनी हाईवे बेल्ट में बांधकर दक्षिण एशिया में प्रवेश का रास्ता खोला जाए, लेकिन भारत की रणनीति है कि नेपाल को उसकी असली सांस्कृतिक और आर्थिक जड़ों से जोड़कर चीन को रोका जाए। अब सबसे बड़ा सवाल, इस खेल का असली खिलाड़ी कौन है? क्या चीन, जो निवेश के जाल में फंसा रहा है? क्या भारत, जिसने आर्थिक सप्लाई लाइन पकड़ी हुई है? या फिर अमेरिका, जो पीछे से रणनीति तैयार कर रहा है? असलियत यह है कि इस खेल में तीनों ही खिलाड़ी हैं, लेकिन नेपाल की जनता ही असली निर्णायक है। अगर जनता चीन के झूठे वादों को नकार देती है और भारत की ओर झुकती है तो चीन चाहे जितना भी निवेश कर ले, उसका असर सीमित ही रहेगा। ओली की डोली उठना सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं, बल्कि यह संकेत है कि नेपाल में विदेशी एजेंडा अब पहले जैसा नहीं चल पाएगा। जनता अब सवाल पूछ रही है, आंकड़ों पर नजर रख रही है और झूठे वादों को पहचान रही है। चीन के लिए सबसे बड़ा झटका यही है कि उसका सबसे भरोसेमंद मोहरा जनता की नजरों में बेनकाब हो गया है। नेपाल का भविष्य अब एक दोहराए पर है, या तो वह चीन की कर्ज की डोरियों में उलझकर अपने संसाधन गिरवी रख देगा, या फिर भारत और अमेरिका के सहयोग से एक स्थिर और आत्मनिर्भर रास्ता चुनेगा। ओली की विदाई इस बात का संकेत है कि जनता अब उस रास्ते की तलाश में है जो उन्हें कर्ज की गुलामी से नहीं बल्कि विकास की स्वतंत्रता की ओर ले जाए। दोहराई की जड़ें नेपाल के इतिहास में गहराई से छिपी हुई है। यह देश कभी भी राजनीतिक स्थिरता का गढ़ नहीं रहा। राजशाही से लोकतंत्र, माओवादी आंदोलन से लेकर संघीय गणराज्य तक नेपाल ने बीते 3 दशकों में जितने उतार चढ़ाव देखे हैं उतने किसी और दक्षिण एशियाई देश ने नहीं देखे। 1990 में बहुदलीय लोकतंत्र की वापसी के बाद लगा कि अब नेपाल में स्थिरता आएगी, लेकिन अगले ही दशक में माओवादी आंदोलन ने देश को लहूलुहान कर दिया। 10 साल के उस संघर्ष में करीब 17,000 लोग मारे गए और लाखों लोग विस्थापित हुए। यही वह दौर था जब भारत और चीन दोनों ने नेपाल को अपने अपने नजरिए से देखने की शुरुआत की। भारत, जो हमेशा से नेपाल को धार्मिक सांस्कृतिक भाईचारे की दृष्टि से देखता रहा था, उसके लिए यह संघर्ष चिंता का विषय था। भारत ने कई बार नेपाल सरकार और माओवादियों के बीच मध्यस्थता कराने की कोशिश की। आखिरकार 2006 में समझौता हुआ और नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बना, लेकिन यहीं से चीन ने धीरे धीरे अपने कदम नेपाल में जमाने शुरू कर दिए। उसने माओवादी नेताओं को सहयोग देना शुरू किया, उनकी विचारधारा को हवा दी और आर्थिक पैकेज का लालच दिया। यही वह बीज था जिससे आगे चलकर ओली जैसे नेताओं की चीन प्रस्ती पनपी। लेकिन इतिहास यह भी बताता है कि नेपाल कभी लंबे समय तक किसी एक ताकत की गिरफ्त में नहीं रहा। भारत और नेपाल का रिश्ता सिर्फ राजनीति का नहीं है, यह रिश्ता साझा संस्कृति, धर्म और परंपराओं से जुड़ा है। दोनों देशों की सीमा 1770 किलोमीटर लंबी है और इसमें से अधिकांश खुली सीमा है, यानी कोई पासपोर्ट, कोई वीजा नहीं। नेपाल के लाखों लोग रोजगार के लिए भारत आते हैं, वहीं भारत के लोग नेपाल में आस्था और पर्यटन के लिए जाते हैं। केवल वाराणसी, हरिद्वार और बोध गया ही नहीं, बल्कि गोरखपुर से लेकर दिल्ली तक हर जगह नेपालियों की गहरी मौजूदगी है। यही वजह है कि नेपाल की जनता का दिल हमेशा भारत के साथ रहा है, भले ही नेता चीन के दबाव में झुकते रहे हों। चीन इस सांस्कृतिक जुड़ाव को कभी नहीं तोड़ पाया। उसने आर्थिक ताकत से नेपाल को खरीदने की कोशिश की, लेकिन धर्म और संस्कृति की जड़ों से वह हमेशा दूर रहा। चीन ने जब नेपाल में अपने कन्फ्यूशियस सेंटर खोले और चीनी भाषा सिखाने की मुहिम शुरू की तो नेपालियों ने उसे थोपा गया एजेंडा माना। दूसरी तरफ भारत की रामायण सर्किट, बुद्ध सर्किट और जनकपुर वाराणसी बस सेवा जैसे कदम नेपालियों के दिल में सीधे उतरते गए। आंकड़े बताते हैं कि हर साल लगभग 25 लाख भारतीय पर्यटक नेपाल जाते हैं, जबकि चीन से यह संख्या मुश्किल से 1 लाख तक पहुंचती है। यह फर्क दिखाता है कि लोगों का जुड़ाव कहां है। अब आते हैं चीन की रणनीति की विफलताओं पर। चीन ने सोचा था कि नेपाल को पाकिस्तान की तरह अपने स्ट्रेटजिक एसेट में बदल देगा।
उसने सड़क, रेल और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का वादा किया। 2017 में जब नेपाल ने चीन के साथ BRI समझौते पर दस्तखत किए तो कहा गया कि अब नेपाल एशिया का ट्रांजिट हब बनेगा। लेकिन हकीकत यह है कि अब तक काठमांडू केरुंग रेलवे लाइन तक की फैसिबिलिटी रिपोर्ट पूरी नहीं हुई। इसकी लागत 30 अरब डॉलर आंकी गई, जो नेपाल की GDP के 3 गुना के बराबर है। सवाल यह उठता है कि जब नेपाल इतना भारी कर्ज वहन ही नहीं कर सकता तो यह प्रोजेक्ट किसके लिए था। साफ है कि यह चीन का भू राजनीतिक सपना था, नेपाल की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ नेपाल की अर्थव्यवस्था ने चीन की नीतियों से ज्यादा चोट खाई। नेपाल का व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। 2024 में नेपाल का कुल आयात 1700 अरब नेपाली रुपए तक पहुंच गया, जबकि निर्यात मुश्किल से 150 अरब रहा, यानी घाटा 1550 अरब रुपए का। इस घाटे को पूरा करने के लिए नेपाल विदेशी कर्ज पर निर्भर है। चीन से लिए गए महंगे कर्ज और ठप पड़े प्रोजेक्ट्स ने इस संकट को और गहरा कर दिया। यही कारण है कि नेपाल के वित्त मंत्रालय ने 2023 की रिपोर्ट में पहली बार यह स्वीकार किया कि देश कर्ज जाल के खतरे में है। अब सवाल उठता है कि नेपाल का युवा किस ओर झुक रहा है। आंकड़े बताते हैं कि नेपाल में औसत आयु 24 वर्ष है, यानी यह देश पूरी तरह युवा प्रधान है। यह युवा आज इंटरनेशनल सोशल मीडिया और ग्लोबल दुनिया से जुड़ा है। वह जानता है कि चीन का मॉडल सिर्फ कर्ज और नियंत्रण का है, जबकि भारत और अमेरिका का मॉडल खुले व्यापार और शिक्षा का है। हर साल 50,000 से ज़्यादा नेपाली छात्र भारत में पढ़ाई करते हैं, जबकि चीन जाने वालों की संख्या मुश्किल से 2 या 3 हजार है। यही फर्क भविष्य की दिशा तय करेगा। नेपाल की असली लड़ाई अब सिर्फ सत्ता परिवर्तन की नहीं, बल्कि भविष्य की पहचान की है। ओली का पतन इस पहचान की शुरुआत है। चीन की पकड़ ढीली हो रही है, भारत अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा है और अमेरिका बैक स्टेज से पूरा मंच तैयार कर रहा है। लेकिन अंतिम फैसला वही करेगा जो सदियों से इस भूमि का असली मालिक है, यानी नेपाल का आम नागरिक। अगर यह नागरिक जाग गया तो चाहे चीन हो या कोई और, नेपाल को सिर्फ मोहरा समझने की भूल नहीं कर पाएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।